नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो नई पुस्तक है आपकी सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे, उसमें आपका अध्याय नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हम हमारे वीडियो की शुरुआत करेंगे जो आपके अध्याय में स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे, और उसके बाद में हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन व संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। देखिए, एक फेमस वक्तव्य है कि यदि आपने प्रश्न को समझ लिया तो इसका मतलब आधा उत्तर आपने सोल्व कर लिया है, कि आपका आधा उत्तर हो गया। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न को समझ लिए, क्योंकि प्रश्न जब आपके समझ में आ गया तो आपने अध्याय पढ़ा है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप आसानी से उसके बारे में कुछ न कुछ बातें लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हम समझते हैं। क्या पूछ रखा है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। अब स्थल रूप क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। स्थल रूप 2 शब्दों से बना है। स्थल के रूप, जैसे जैसे हम पृथ्वी पे चलते हैं तो आपको किस प्रकार के स्थल आते हैं। कहीं पे पहाड़ आएंगे, कहीं पे नदियां आएंगी, कहीं पे झीलें आएंगी, कहीं पे पठार आएंगे, कहीं पे समतल मैदान आएंगे। तो ये पूछा कि इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं। ये बात समझ में आई आपको। और जीवन व संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। जो हमारा जीवन है, जीव जगत है आपकी पृथ्वी पर, और संस्कृति, संस्कृति होती है आपका रहना सहना, खाना पीना, ठीक है, पहनावा, ये सब संस्कृति में आते हैं। इनके लिए इनका क्या महत्व है। क्या इन चीजों से आपके रहने खाने पहनने पे कोई प्रभाव पड़ता है, वो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके उत्तर को, कि उत्तर में आपको क्या लिखना है। देखिए, स्थल रूपों के प्रमुख 3 प्रकार हैं। भी स्थल रूपों के 3 प्रमुख प्रकार है। 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं जो इस अध्याय में दिए गए हैं। वैसे तो बहुत से प्रकार है, लेकिन इसने एक वर्ड ऐड किया है कि प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है पर्वत। पर्वत कैसे होते हैं उसकी विशेषता आपको लिखनी है। जब हम आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे उसमें भी आपको पर्वत, पठार व समतल मैदान दे रखा है, उसमें हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, कि जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार हमें उत्तर भी लिखना है। पर्वत ऊंचे होते हैं, ढलानदार होते हैं, और नुकीली चोटियों वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। अब देखिए, आप सबने पर्वत देखा होगा। ये पृथ्वी ऐसे समतल है तो बीच में से ऐसे आपको उठी हुई एक चोटी मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। क्या बताया इसने, ये ऊंचे होते हैं, ऊंचे हो गए। ढलानदार हैं, ढलानदार मतलब इसको ढलान बोलते हैं। भी क्या बोलते हैं, इसको ढलान बोलते हैं। और नुकीली चोटी, ये ऊपर देखिए, ये इसके ऊपर नुकीली चोटी है। ये जो ऐसा जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। आप जो भी आंसर देते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, उसकी फोटो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ताकि आपको याद न करना पड़े, रट्टा न मारना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं पठार। ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि। इसने कहा कि एक तो ये है आपकी समतल भूमि जो लगातार चल रही है, ये देखिए यहां से आपको नजर आ गया, यहां से। लेकिन एक भूमि क्या मिलेगी आपको, ऊंचाई पर स्थित मिलेगी भी, ऐसे ऊंचाई पर स्थित है ना ये बाकी क्षेत्र से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे भी। ये ऊपर से क्या है, समतल है और ऊंचाई पर स्थित है, तो ये क्या है, पठार है। मैंने आपको बता दिया कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम बिल्कुल डिटेल से इनको पढ़ेंगे। अब आपको सिर्फ एक एक विशेषता इनकी बतानी है। ये चीज समझ में आ गई आपको, पठार। अब मैदान, समतल और फैला हुआ क्षेत्र जो खेती के लिए उपयुक्त है। आपके ये पठार आ गए, ये आपके पर्वत हो गए, और जो ये क्षेत्र है जो फैला हुआ है और बिल्कुल समतल है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे। तो आपका जो ये क्षेत्र है ये है समतल मैदान। ये क्या है, समतल मैदान। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब हम आगे देखते हैं जीवन व संस्कृति में इनका क्या महत्व है। भी जीवन व संस्कृति में इनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम यहाँ पर्वत की बात करते हैं। अब पर्वत क्या होता है कि पर्वत की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है। भी जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई की ओर जाओगे तो क्या मिलेगी, आपको ठंडक मिलेगी, तापमान आपका कम होता जाएगा। तो पर्वत तो ऊंचाई पे हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो वहां ठंडक मिलेगी, तापमान कम मिलेगा। तो यहाँ की जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है। ये बात आपको याद रह जाएगी, कोई इसमें डाउट नहीं। उसके बाद जिससे विशिष्ट पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। अब देखिए विशिष्ट पेड़ पौधे और जानवर का क्या मतलब है कि यहाँ पे वो जानवर व पेड़ पौधे मिलेंगे जो ठंड को सहन कर सके, ठंडी जलवायु को सहन कर सके। जैसे मैंने आपको साइंस वाले लेक्चर में बताया था कि जो ठंडे एरिया जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो इस प्रकार के, जैसे आपकी हैप्पी बर्थडे वाली टोपी होती है ना, ऐसे इस प्रकार से, ताकि बर्फ गिरे तो इनसे ये फिसल के नीचे आ जाए भी। और जो वहां पे जानवर होंगे उनकी जो त्वचा होगी वो मोटी होगी, बाल होंगे वो लंबे लंबे होंगे, गद्देदार होंगे, ताकि वो ठंड से बच सके। इसलिए कहा इसने कि यहाँ विशिष्ट पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं और पर्वतों को पवित्र मानते हैं। ये आपको पता है कि बहुत से पर्वतों को पवित्र माना जाता है। कई तीर्थस्थल यही होते हैं और कई जो तीर्थस्थल होते हैं ना वो यहीं पर होते हैं। जैसे आपका अमरनाथ है, वैष्णो देवी है, प्रमुख तीर्थस्थल आपको पर्वतों पर मिलेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि पर्वत के बारे में लिख दोगे ये बातें। और भी लिख सकते हैं कि पर्वत पे जो जलवायु ठंडी होती है, तीर्थस्थल होते हैं, यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं, इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। देखिए पर्वत के बारे में अगर टॉपिक करेंगे तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन सी होती है जिसको आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप टीचर जो लिखवाए वही लिखे। आप अभी से इस प्रकार से प्रश्न याद करें व लिखना स्टार्ट करें कि अपने अनुभव के आधार पे आप चीज़ों को समझिए और अपने अनुसार उनको लिखिए। तो पर्वतों के बारे में आप लिख देंगे। अब हम बात करते हैं पठार की। अब पठार क्या है, ये खनिजों से भरपूर होते हुए जो पठार है ना आपके, इनमें जो खनिज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ खनन कार्य अधिक होता है। यहाँ के लोग खनन का काम करते हैं। कुछ पठारों में ज्वालामुखी मिट्टी के कारण खेती भी होती है, या फिर इसको आप रहने दीजिए, आप लिखिए कुछ पठारों में खेती भी होती है, सीधी कर सकते हैं। अगर आप ये आपको याद करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सिंपल वे में याद करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कुछ पठारों में खेती भी होती है, ये चीज आप लिख सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मैदान। मैदानों के बारे में आपको पता है, ये जो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है ना, तो उसके द्वारा ये बनते हैं, उसको बोलते हैं तलछट। क्या बोलते हैं, तलछट बोल देते हैं, कई बार उनको अवसाद बोल देते हैं। आप बता सकते हैं ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमा होने से बनते हैं। अब इनके बारे में कुछ विशेषता बता दीजिए। ये बहुत उपजाऊ होते हैं और बड़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। नदियों के किनारे बसी सभ्यताएं और त्योहार, मेले तथा परंपराएं मैदानों की पहचान है। यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ से नदियाँ बहती है जिसके कारण भूमि उपजाऊ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसका भी एक कारण है कि मैदानों में जनसंख्या ज्यादा निवास क्यों करती है, पहाड़ों में जनसंख्या कम निवास क्यों करती है, तो ये हम आगे के क्वेश्चनों में समझेंगे। तो यहाँ तक आपको बस यही चीजें याद रखनी है। आप एक दो लाइनों को इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, जो मैं साथ साथ एक्स्ट्रा लाइन आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सारा पीडीएफ में लिखवाऊंगा तो आपके एक पेज में ही एक क्वेश्चन में भी 3-4 पेज हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को समझिए ना कि रटिए। मेरा जो मेन लक्ष्य है वो आपको क्वेश्चन समझाना है, न कि क्वेश्चन रटवाना। अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और जो मेरा लक्ष्य है वो कामयाब होगा। अब देखिए हर स्थल रूप अपने आप में विशेष होता है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे वो फिर समतल मैदान हो।
और वहां के लोगों का रहन सहन, पहनावा और बोली और खान पान को प्रभावित करता है। ये आपको पता है कि जो ठंडे एरिया में रहेंगे उनका भोजन अलग होगा, पहनावा अलग होगा, तो रहन सहन भी उनका अलग होगा, मकानों की बनावट है वो भी अलग होगी। क्योंकि जहाँ पे समतल मैदान है, तो ये देखिए समतल मैदान में जो आपके कमरे बनेंगे इस प्रकार से बनेंगे भी, यहाँ खिड़की लग जाएगी, ये कमरा हो गया अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं जहाँ पे क्या है बर्फ पड़ती है, तो वहाँ कमरे इस प्रकार से बनेंगे भी, ये दरवाजा हो गया, ताकि क्योंकि जब बर्फ गिरे तो बर्फ सीधी फिसल जाए। यदि इसके ऊपर यहाँ ऐसा बना दिया तो यहाँ बर्फ गिरेगी तो इसके ऊपर जमा हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे धंस जाएगा। तो इसलिए कहा कि हर स्थल रूप अपने आप में विशेष होता है और उसकी जलवायु के अनुसार या फिर उसी के अनुसार वहाँ की संस्कृति होती है। आप लिख सकते हैं कि जहाँ ठंडी जलवायु होगी जिस स्थल रूप में, वहाँ के लोग ठंड के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, या फिर जहाँ पे गर्म जलवायु होगी वहाँ के लोग उनका खाना पीना रहन सहन गर्म जलवायु के अनुसार होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। आपने 3 स्थल रूप पढ़ लिए, पठार, पर्वत व समतल मैदान। तो अब इसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये पूछा है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या दे दिया, क्या लिखें इसमें। तो मेरा वही मोटो है कि प्रश्न को समझो और आधा उत्तर कर दो। अब देखिए, प्रत्येक स्थल रूप है आपका, क्या है, प्रत्येक स्थल रूप है, तो उसके साथ जो जीवन है वहां पे लोग रहते हैं, उनका जो जीवन है उनके सामने क्या चुनौतियां एवं अवसर है। मतलब ये बताना है कि हर एक स्थल रूप में क्या तो कठिनाइयां, क्या समस्याएं हैं और क्या अवसर है। आपको सिर्फ ये बताना कि उस स्थल रूप की क्या नुकसान है और क्या लाभ है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं। भी पर्वतों में जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां जो पूछी है, सबसे पहले देखिए कि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, बहुत ऊंचाई और ठंड के कारण रहना कठिन होता है। वहां पे जो जमीन है वो पथरीली है, ठीक है, तो उस पे चढ़ना या फिर वहां पे जीवन क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ठंड भी होने के कारण रहना वहां पे क्या है, कठिन है। ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं, एक टाइम शायद आपको यहाँ से थोड़ा सा लाइट का लग रहा हो तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। बहुत ऊंचाई और ठंड के कारण रहना कठिन होता है, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। सड़कों और घरों का निर्माण मुश्किल होता है। देखिए पहाड़ी एरिया है तो वहां पे जो सामग्री पहुंचानी है, जमीन समतल नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, सड़कों और घरों का निर्माण भी मुश्किल होता है। बर्फबारी, भूस्खलन, ये एवलांच आप छोड़ दीजिए, जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती है। बर्फबारी आपको पता है, भूस्खलन क्या होता है, जब भूमि खिसक जाती है। आपने कई बार देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो पहाड़ों के नीचे से मिट्टी निकल जाती है, उनमें मिट्टी निकल जाती है तो बहुत सारा जो पहाड़ी एरिया है वो क्या होता है, नीचे ऐसे ही खिसक आता है और रास्ते में जो भी आता है उस चीज को तहस महस कर देता है। इसको बोलते हैं भूस्खलन भी। जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये यहाँ की मोटा मोटी 2 या 3 आपको जो है इसकी कठिनाइयां बतानी है। उसके बाद हम बात करते हैं अवसर की, कि अवसर क्या है। यहाँ की हवा साफ और जलवायु शांत होती जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। ये कह रहा है कि यहाँ जो पहाड़ों में ना हवा साफ और जलवायु बड़ी शांत होती है और यहाँ क्या होगा कि स्वास्थ्य लाभ होता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है, पोल्यूशन नहीं होता। एक तो ये लाभ है भी। अगला लाभ है सुंदर दृश्य और पवित्र स्थल पर्यटन को बढ़ाते हैं भी। पहाड़ों में देखिए जब बर्फ गिरती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है, और पवित्र स्थल है, यहाँ पे हम पढ़ चुके, पर्यटन को बढ़ाते। इसके कारण क्या लोग वहां उन चीजों को देखने जाते हैं, या फिर सुंदर जो दृश्य होते हैं, सुंदर जो मतलब अच्छा मौसम होता है वहां। मान लो कि यहाँ आपके उत्तर भारत में मौसम गर्म है तो वहां पे वो घूमने जाएंगे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो गर्मी के दिनों में वो पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हैं, जिससे कारण पर्यटन को बढ़ावा है। जब कोई लोग घूमने जाते हैं दूसरे क्षेत्र में तो वो वहाँ क्या कहलाते हैं, पर्यटक कहलाते हैं। सीढ़ीनुमा खेतों में खेती होती है, वनों से लकड़ी और औषधियां
मिलती है। फायदा है कि यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बना के हम खेती कर सकते हैं, और वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे वन भी होंगे, तो वनों से क्या होगा, लकड़ी और औषधियाँ हमें मिलती है भी। पहाड़ों का आपको समझ में आ गया, कठिनाइयाँ और अवसर दोनों। उसके बाद हम बात करते हैं पठारों की। पठारों में जीवन क्या है? सबसे पहले पठारों में मुश्किलें देखिए क्या है, चुनौतियां क्या हैं। कई पठारों की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, इसलिए खेती करना मुश्किल होता है भी। ठीक है, इसलिए खेती मुश्किल होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या मुश्किलें हैं। कुछ जगहों पर पानी की कमी होती है भी। बहुत से जगहों पे पठारों में क्या होता है, पानी की कमी होती है। ये आपका समतल मैदान में भी आप लिख सकते हैं। उबड़ खाबड़ जमीन पर रहना और आना जाना कठिन हो सकता है, ये पठार में क्या है, चुनौतियां हैं। ठीक है, वहां की जमीन, कई जगह जमीन क्या होती है, पथरीली होती है, ये भी आप लिख सकते हैं पठार पर भी। क्लियर हुई चीजें ये आपको। अब हम बात करते हैं पठार के अवसर क्या हैं भी, लाभ क्या है। ये खनिजों जैसे लोहा कोयला से भरपूर होते हैं। यहाँ पे जो पठार है वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे रोजगार के अवसर होते हैं। रोजगार के अवसर मतलब वहाँ पे जो खनिज है ना, तो वहाँ पे खनन की जो कंपनियां, फैक्ट्रियां वो लगेंगी। अगर कच्चा माल हो गया तो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीज़ को बनाने वाली कंपनियां लगेंगी, तो यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे भी। खनिज है, पहले तो खनन का काम होगा, इसको खोदने के रोजगार मिलेंगे, फिर यहाँ से ढुलाई का काम भी चलेगा भी, तो उसके रोजगार मिलेंगे। हो सकता है यहाँ कुछ कंपनियां भी लग जाए भी। कुछ पठारों में उपजाऊ लावा मिट्टी पाई जाती है जहां अच्छी खेती होती है भी। लावा को चाहे आप रहने भी दे, अगर याद रहे तो आपको अच्छी बात है, न रहे तो कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं कुछ पठारों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जहां अच्छी खेती होती है। क्लियर हुई ये चीज आपको। कई जलप्रपात पर्यटकों को आकर्षित करते। क्या कहता है कि पठारों में, आपको पता है कि पठार की भूमि इस प्रकार से होती है ऊंची, तो यहाँ कई बार क्या जलप्रपात बनते हैं जब पानी सीधे खड़े ढलान से गिरता है ना, इसको बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। जब पानी ऐसे, यहाँ पे देख लीजिए आपकी ये पठार है, यहाँ ऐसे खड़े ढलान से गिरेगा ना, तो इसको बोलते हैं जलप्रपात। ये बहुत सुंदर दृश्य बनाता है, अगर मौसम अच्छा है तो लोग वहां घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार ये पर्यटक के क्षेत्र भी हो जाते हैं भी। तो ये पठार आपका क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मैदानों में जीवन। अब मैदान में, आप में बहुत से ज्यादा लोग मैदानों में रहते होंगे, तो ये देखिए कि मैदानों में क्या समस्याएं हैं और क्या है। सबसे पहले देखिए, अधिक जनसंख्या के कारण भीड़ और प्रदूषण की समस्या। मैदानों में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान बनाना, रेलवे लाइन बनाना, सड़कें बिछाना, खेती करना और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है और यहाँ भीड़ और प्रदूषण की समस्या होती है। और यहाँ एक दिक्कत ये है कि खेती बहुत अधिक होती है, जहाँ जैसे कि धान वगैरह, तो या उसमें खेती अगर होगी तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और पानी की आवश्यकता बारिश समय पर होती नहीं। तो जो कुएं वगैरह उनसे पानी निकालते, तो जो भूमि के नीचे का जल है वो क्या है, उसका स्तर गिरता जा रहा है, वो नीचे होता जा रहा है। बाढ़ की समस्या भी होती है, विशेषकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। जो बात के गंगा के मैदानी क्षेत्र, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां बाढ़ की समस्या आती है। तो ये मैदानी क्षेत्रों की क्या है, समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं। अवसर क्या है भी? अवसर मैदानी क्षेत्रों के आपके इसके ऑपोजिट होंगे। भूमि उपजाऊ होने के कारण खेती संभव है, बहुत अच्छी खेती होती है भी। नदियां इसमें रहती है, नदियों से हम क्या कर सकते हैं, मैदानी भागों में सिंचाई कर सकते हैं। यातायात मतलब नदियों में किश्ती द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, सामान को ले जा सकते हैं। व्यापार में मदद मिलती है। यहाँ बड़ी आबादी आसानी से बच सकती है और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। सुविधाएं मतलब आसानी से सड़कें बन गई, आसानी से इमारतें बना सकते हैं, आसानी से भवन बना सकते हैं, रेल लाइनें बिछा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। तो कहता है कि जो सुविधाएं हैं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब स्टार्ट होंगे। हमने जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम कर चुके। और आपको बता दें कि हमारा जो मैथ है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप
मैथ पढ़ना चाहते हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, गणित परीक्षा या प्रकाश, सॉरी गणित प्रकाश नाम की पुस्तक है, वो हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, तो वहां से देखिए। आपका कस्बा या गांव किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप जहां पे रहते हैं वो पहाड़ी एरिया है या फिर समतल मैदान है या फिर पठार है। आप देख लेंगे आसपास, या अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछ लेना कि हम किस प्रकार के एरिया में रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं, और आपका जो किस प्रकार के एरिया में रहते हैं, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, अलग अलग स्टेट अपना नाम बताइए। ये चीज हो गई। उसके बाद इसने पूछा है इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं अपने आसपास देखते हैं। देखिए, आपने इस अध्याय में विशेषता बताई हर चीज की। अगर आप पर्वत में रहते हैं तो पर्वतों की विशेषता बताई है, यदि आप पर्वत पर रहते हैं तो पर्वत की विशेषता बताई है, यदि आप पठारों पर रहते हैं तो पठार की विशेषता बताई है, यदि आप समतल मैदान पर रहते हैं तो समतल मैदान की विशेषता बताई है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं प्रश्न नंबर 2 के उत्तर के अनुसार कि पहले आप इसका उत्तर दे देंगे कौन से किस प्रकार के स्थल रूप में आप रहते हैं, उसके बाद जो विशेषता बतानी है आपको प्रश्न नंबर 2 के उत्तर के अनुसार आपको विशेषता बतानी है। क्योंकि अब हम तीनों क्षेत्रों की क्या करेंगे, विशेषताएं करेंगे। जो भी विशेषता आपके क्षेत्र में हो आपको वो बता देनी है। आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 समझिए, उसी में प्रश्न नंबर 1 का उत्तर छिपा है। आइए आपने जब अध्याय पढ़ रहे थे तो हमने 3 जगह गए थे भी। छोटा नागपुर गए थे, प्रयागराज गए थे, अल्मोड़ा गए थे। तो 3 स्थल रूपों में बताइए, यहां आपके 3 स्थल रूप आए थे। तो सबसे पहले देखिए, छोटा नागपुर में क्या आया था, पठार आया था। प्रयागराज में मैदान आए थे, और अल्मोड़ा में क्या आए थे, पहाड़ आया था। तो इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूप के बारे में आपने बता दिया। तो सबसे पहले आप बताएंगे, हम बात करेंगे पर्वत की। तो यहां लिख लेना कि पर्वत आए कहां थे भी, यहां इसको ऐड कर देना कि अल्मोड़ा में भी। कहां आए थे, अल्मोड़ा में क्या आए थे, पर्वत आए थे, ताकि आपका जो उत्तर है वो थोड़ा सा और स्टिक हो जाए। ठीक है, तो पर्वत के बारे में बताना। हम एक बार तो पहले पर्वत के बारे में पढ़ चुके, अब एक बार और पर्वत के बारे में हम देखते हैं। पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग जो आसपास की भूमि से काफी ऊंचा होता है उसे पर्वत। इसने कहा कि आसपास की भूमि से काफी ऊंचा उठा हुआ भाग जिसको पर्वत बोलते हैं भी। साथ में लगा दिया कि काफी ऊंचा, ऊंचा नहीं काफी ऊंचा लगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ में जो हमने पहली विशेषता पढ़ी थी वो भी आप लिख सकते हैं कि ऊपर से नुकीला होता है, इसका जो आधार होता है ना नीचे से वो चौड़ा होता है, तिरव ढलान इसके होते हैं, ढलान होते हैं भी। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसकी विशेषता देख लीजिए, पर्वतों की ढालें तिरव होती हैं और शिखर नुकीले हो सकते हैं भी। ठीक है, या तो नुकीले हो सकते हैं या फिर इस प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है। पर्वतों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, 600 मीटर से जो कम होते हैं उनको छोटी मोटी पहाड़ी हम बोलते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा होता है, पर्वतों से नदियां निकलती हैं। जब आपने अध्याय पढ़ा था, जो बहुत ऊंचे पर्वत होते हैं वहां पे बर्फ जमी होती है। जब गर्मी की ऋतु आती है तो ये जो बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है। कुछ पर्वतों पर बर्फ जमी रहती जैसे हिमालय। यहाँ पर वन, जानवर और बहुत सी औषधियां पाई जाती हैं। पर्वत पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी, आपको ये सारी विशेषताएं बतानी है। अब जो पहला क्वेश्चन था कि पर्वतों पर जो बच्चे रहते हैं उनको इनमें से सारी चीजें बतानी है भी। यहाँ का मौसम ठंडा है, कोई नदियां निकलती हो, या फिर यहाँ कौन से जानवर रहते हैं, कोई पर्यटन स्थल हो, या फिर कोई धार्मिक स्थल आपके आसपास हो, तो वो आपको लिखना है कि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और वहां ये विशेषता, इन विशेषताओं में आपको बतानी है, बता देंगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं पठार की। एक ऊंचा और समतल भूभाग जिसे चारों ओर से ढालू किनारे घेरे होते हैं भी। ठीक है,
तो ये देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि ये क्या होता है। एक जमीन का ऊंचा भूभाग होता है जिसके चारों ओर खड़े डाल कर लेना वे, ठीक है, यहां कर लेना खड़े डाल वे, खड़े डाल वे। देखो ये एकदम से खड़े डाल है ना, तो वहां पे तिरछे डाल थे। पर्वतों में क्या थे, इस प्रकार से तिरछे डाल थे, यहां खड़े डाल कर लेना, उसे पठार कहते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी याद करने में। मेरा मकसद है आपको सिंपल और आसान तरीके से समझाना और क्वेश्चन आंसर याद करवाना, जो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, आप किसी और को भी समझा सके। डायग्राम में आपको याद है तो आप बता देंगे। जमीन का ऊंचा और उठा हुआ भाग है जो ऊपर से समतल होता है, समतल ये प्लेन, और इसके जो ढाल होते हैं वो खड़े होते हैं, देखिए भी। अब इसकी विशेषता आपको बतानी है। विशेषता कैसे बताएंगे, यह भूमि ऊंचाई पर स्थित होती है। जो ये भूमि पठार है ना, आप यह भी कर सकते हैं, ये पठार, या भूमि की जगह क्या लिख लीजिए, पठार, क्या लिख लीजिए, पठार। ऊंचाई पर स्थित होते हैं, लेकिन इसका ऊपरी भाग समतल होता है भी। क्या होता है, ऊपरी भाग समतल होता है। पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है भाई। ये देखिए टेबल लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए ऊपर से क्या हो गए, ये पठार है आपके एक टेबल की तरह हो गए, समतल मैदान है और बीच में से एकदम से उठे हुए हैं, इसलिए इसको टेबल लैंड कहा जाता है। ध्यान रखना भी, कई बार पेपर में आ जाएगा टेबल लैंड से आप क्या समझते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टेबल लैंड क्या आ गया, हमारे सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन पूछ क्या रखा है, पठार के बारे में। यहाँ खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, उदाहरण दे दिया झारखंड और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बता दिया कि कुछ पठार उपजाऊ होते हैं, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। पठारों में जनसंख्या कम होती है, यह क्षेत्र उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, कोयला जैसे, वो उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में उनकी जरूरत होती है ऊर्जा के लिए, और वो वही आपके पठारों से निकलते हैं, तो ताकि उनका खर्च बच जाए भी। खनिज एक तो वहां पे उन्हें संसाधन सस्ते में मिल जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे उद्योग के लिए भी उपयोगी होते हैं। क्लियर है आपका पठार के बारे में। अब आपको अगर पठार में रहते हैं तो आपको बता देना है कि यहाँ किस प्रकार की खेती होती है, कौन सा खनिज निकलता है, भूमि से कितने उपजाऊ है आप बता, ठीक है। तो कोई सा उद्योग है या कि आपके पास कोई खनन क्षेत्र, वो आपको लिख देना पहले क्वेश्चन के आंसर में। अब आप देखिए पृथ्वी की मैदान के बारे में आपको इतनी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल सटीकता से समझाता हूं कि जो पृथ्वी की सतह का सपाट और नीचा क्षेत्र जिसे मैदान कहते हैं भी, ये कहता है कि नीचा ऊंचा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, जिसे मैदान कहते हैं। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ होती है। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये खेती के लिए उपयुक्त होती है। नदियों द्वारा बहा के लाए जाते हैं तलछट या अवसाद। वो ऊपरी की जो परत है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, उनको नदियां एक जगह इकट्ठा कर देती है इस मैदान में, और बहुत ज्यादा उपजाऊ ये मैदान हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में नदियां बहती और बड़ी आबादी बसती है भी। तो बड़ी आबादी मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। क्लियर है ये। मैदानों में नदियां बहती जो सिंचाई में उपयोगी है भी। सिंचाई मतलब फसलों को पानी देने में मदद करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि रहना और आना जाना सब क्या होता है यहाँ पर आसान होता है। ये सारी चीजें हमें पता है यहाँ पे क्यों रहना आसान है, क्यों यहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर बड़े बड़े शहर और गांव बसते हैं। मैदानों में सड़कें, रेल और अन्य सुविधाएं विकसित होती हैं। तो ये सारी चीजें तीनों क्षेत्रों की विशेषताएं, मतलब अब तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाना चाहिए कि पर्वत क्या होते हैं, क्या वहां पे मुश्किलें हैं, क्या वहां पे अवसर है। ये सारी चीजें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में, अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब कर चलते हैं अगले पे भी। भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। स्थल रूप है, तीर्थ स्थल हैं, और उनको ये बताना ये कहाँ पर हैं, पर्वत पर हैं, पठार पे या समतल मैदान पे। तो आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिए और अपने नोटबुक में दो तीन आपको याद कर लीजिए। 2-3 जो पठार पे है वो याद कर लीजिए, 2-3
तो मैदानी भागों में वो याद कर लीजिए, और 2-3 जो आपके पहाड़ों पर हो याद कर लीजिए भी। तो चलिए यहाँ आ जाइए भी। सबसे पहले देखिए पर्वतीय क्षेत्र में भी केदारनाथ राज्य आपको याद करो तो ठीक है, अगर न करो तो भी ठीक है। उत्तराखंड राज्य है, स्थल रूप यहाँ पर्वतीय क्षेत्र पे है। बद्रीनाथ पर्वत पर है उत्तराखंड में। ये भी जो वैष्णो देवी है वो जम्मू कश्मीर में, ये भी क्या है, पर्वतीय स्थल रूप पर है। 3 आपके हो गए, बिल्कुल आसान से हैं, जहां आपका आप गए भी होंगे या फिर जाने की सोच भी रहेंगे। अगर दोनों काम नहीं किए, ना आप जाना चाहते हैं ना आप जाने न कभी गए हैं, तो आपने सुना तो इनके बारे में जरूर होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी। उसके बाद हम पठारी क्षेत्र में बात करते हैं। शिरडी पठारी पे है। एक पंढरपुर है, ये भी पठारी पे, महाराष्ट्र के। ये अजंता एलोरा महाराष्ट्र पठार। बेलूर और हैलेबिड ये कर्नाटक में ये पठार है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश पठार। हम्पी कर्नाटक पठार। तो ये आपके 3 हो गए, शिरडी, पंढरपुर और श्रीशैलम आप याद कर लीजिए। 3 या कम से कम 2 तो आप जरूर याद कर लीजिए जो पठारी बागों में है। उसके हम बात करते हैं जो आपका ये जो मैदानी क्षेत्र था उसकी, और हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो मैदानी भागों में कौन से हैं, उसको हम करते हैं बात। ये देखिए मैदानी क्षेत्र के वाराणसी, काशी, ये यहाँ पे क्या आपको राम मंदिर मिल जाएगा और भी कई पवित्र स्थल मिल जाएंगे, इसलिए हमने काशी को तीर्थस्थल मान लिया मैदानी भागों पे। प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे 3 नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल बताया जाता है, वो मैदानी भागों में। मथुरा और वृंदावन मैदान पे। हरिद्वार आप में से कई बच्चे गए होंगे, मैदानी भाग पे। अजमेर शरीफ मैदानी भाग पे। गया मैदानी भाग पे। पुरी जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है वो मैदानी भाग पे है। आप जब मैं इसमें थोड़ा बहुत साइड में होता था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना ताकि आप कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं सही या गलत। हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन श्रृंखला है। मैंने बताया था जो नवीन श्रृंखला है, हिमालय नवीन श्रृंखला तो है, लेकिन जो हिमालय के जो आपके ये शिखर है ना, ये गोल नहीं, ये बिल्कुल नुकीले हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। पठार प्राय एक ओर से उठे होते हैं, ये प्राय पठार एक ओर से नहीं, ये चारों तरफ से उठे हुए होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है और पहाड़ों की ऊंचाई कम है, लेकिन इसने स्थल रूप पूछा, ऊंचाई के आधार पे नहीं पूछा। जो विशेषताएं पर्वत में होती है वही लगभग पहाड़ियों में होती है, जैसे ढलान है, उसकी नुकीली चोटियां हैं, नीचे से आधार का होना, चौड़ा होना, तो ये हम कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है। भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणियां जगत पाए जाते हैं। इसने कहा कि पर्वत और पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि अलग अलग स्थल रूपों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी पाए जाएंगे। जहाँ ठंड एरिया पहाड़ों में वहाँ पे वैसे प्राणी पाए जाएंगे जो ठंड को सहन कर सके। मैदानी भागों में अलग पाए जाएंगे। नदियों में आपको पता है कि जो जीव जंतु पानी में रह सकते हैं वो पाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। गंगा यमुना की सहायक नदी है। गंगा यमुना की सहायक नदी, ये देखिए ये भारत का मैप में कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ आपको समझ में आए। तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इस प्रकार बहती है, और जो यमुना नदी है वो इस प्रकार गंगा में मिलती है। सहायक नदी कौन है इनमें से, ये गंगा है भी। सहायक जो नदी है वो है यमुना। कौन है, यमुना। लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, गंगा यमुना की सहायक है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि सहायक नदी तो कौन है, यमुना है, लेकिन यहां सहायक नदी किसको दिया है, गंगा को दिया है। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता है कि अलग होना भी। विलक्षण का मतलब है कि अलग होना भी। 1 मिनट रुकिए, एक मैसेज कर देता हूं मैं।
ठीक, क्या कर रहे थे हम? मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण, विलक्षण का मतलब होता है कि अलग होना, अनोखा होना। यहाँ पे देखिए वहां जो पौधे मिलेंगे वो कटीले मिलेंगे, ठीक है, उनपे कांटे मिलेंगे। जो प्राणी है वो भी अलग, जैसे आपका ऊंट है, ठीक है, ऐसे प्राणी मिलेंगे जो बिना पानी के काफी देर तक रह सके। उनकी जो आपकी जो पौधे हैं उनकी बनावट अलग मिलेगी, इसलिए इसने कहा कि अनोखे हैं। ये भी बिल्कुल क्या आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। देखिए बारिश से भी जल आता है नदियों में, और जो बर्फ है ना, बर्फ के पिघलने से भी पानी आता है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्रित किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते। ये मैंने आपको 3-4 बार यही इसी प्रश्न उत्तर में भी बता दी कि जो नदियां क्या बहाकर लेके आती हैं, तलछट, ठीक है, उसको जमा कर देती है, तो मैदान क्या बनते हैं, उपजाऊ। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, मरुस्थल क्या होते हैं, गर्म नहीं होते। मरुस्थल क्या होते हैं, ठंडे भी होते हैं। पिछला जो एक वीडियो बना जिसमें आवाज की दिक्कत थी, आपको बताया कि आवाज की दिक्कत हो रही थी, और मैं चाहता हूं कि एक वीडियो को बार बार न बनाना पड़े, इसलिए मैं इसको दोबारा से बिल्कुल आवाज ठीक करके, माइक की प्रॉब्लम थी, हमने माइक की प्रॉब्लम ठीक की। तो ये क्या आएगा, सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते, ठंडे भी होते हैं भी मरुस्थल, ठीक है। जैसे आपका जो लद्दाख मरुस्थल है ना, लद्दाख भारत में ही, तो वो क्या है, ठंडा। और जो आपका थार मरुस्थल है वो क्या है, गर्म। ये चीज क्लियर हुई आपकी? अब आपको यहाँ पे ये सही मिलान करने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहां मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एवरेस्ट गिरीशृंग भी, एवरेस्ट गिरीशृंग क्या, इनमें से कौन सा सुटेबल रहेगा, तो वो वहां पे क्या होता, पर्वतारोहण होता। क्लियर हुआ? मैच कर लेना, चाहे आप ऐसे करके मैच कर लेना। मेरे हिसाब से ये जो तरीका होता बिल्कुल सही होता। राफ्टिंग, राफ्टिंग कहाँ पे होती है, राफ्टिंग वो होती है जो नदियां पहाड़ों से निकलती है ना, और थोड़ी सी पथरीली सतह पे जाती है, तो वहां पे राफ्टिंग होती है। और ऐसी नदी होती है आपकी गंगा। दूसरे का क्या आ गया आपका, गंगा। तीसरा ऊंट, ऊंट आपका एक पशु है, और वो किस एरिया का पशु है, वो मरुस्थल का पशु है। ये आपको क्लियर हुए तीनों। चौथा आपका पठार, पठार एक जो पामेर का पठार है उसको बोलते हैं विश्व की छत, तो ये आएगा विश्व की छत। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और यहां होती है धान की खेती। यहां क्या होती है, धान की खेती। 5 हो गए। जलमार्ग, जलमार्ग में कौन काम आती है, नदियां। जलमार्ग कौन, नदियां। जो आपका किलिमंजारो गिरीशृंग है, मतलब किलिमंजारो जो पर्वत है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में। कहाँ पे है, अफ्रीका में। अब आपका यमुना, यमुना आपको पता है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स भी क्या हुए, कंप्लीट हुए। अध्याय आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अभ्यास के प्रश्न उत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहां पे सभी अध्याय करवाऊंगा, अध्याय पढ़ाऊंगा, और उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। मिलेंगे अगले अगले अध्याय के प्रश्न उत्तरों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।